प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। और एक बार आपका फिर से स्वागत करते हुए हम ये कहना चाहेंगे, एक पुरानी कहावत बताना चाहती हूँ अमित। कहते थे कि जिनके घर में है पशुधन, कौन भला उनसे संपन्न। बिल्कुल। और अभी भी ये बात बिल्कुल सही है। गांव हो या शहर हो, शिक्षित हो, अल्प शिक्षित हो, अशिक्षित, युवा हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, डेयरी उद्योग सबके लिए खुला है और अपार संभावनाएं इस उद्योग में है। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि भरपूर दुग्ध उत्पादन हो। हम चाहते हैं कि हमारे दुधारू पशु स्वस्थ रहें, उनकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो, ताकि जैसे हम आज दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे हैं और ये हम आगे बढ़ते रहें और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहें। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा कि विश्व में अग्रणी पंक्ति में हम दुग्ध उत्पादन में खड़े हुए हैं। हाँ। और इसका जो श्रेय है वो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों के, और साथ साथ देश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को और भारत की सरकार को भी जाता है कि जो नित्य प्रतिदिन नए नए आयामों पर नए नए प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं और उन सफल प्रयोगों को किसान के घर तक पहुंचाते हैं, जिससे जहां किसान के खेत खलियान तो लहलाते हैं, इसके साथ ही दूध और दही की नदियां भी जो भारत रहा है अपार बह जाती हैं। भाई, जो दूध है ना सबके लिए बहुत अच्छा है, हमारी सेहत बनाता है, अर्थव्यवस्था की सेहत बनाता है, पशुपालकों के घर में पोषण की व्यवस्था करता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि जो हमारे पशुपालक हैं, दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, उससे आजीविका ले रहे हैं, वो इस तरह से जो वैज्ञानिक, जैसा आपने कहा, अनुसंधान करते हैं, उसके आधार पर जो सिफारिश करते हैं उनको अपनाएं, मन से अपनाएं और उनको वैसे ही करें जैसा वो कहते हैं, और विशेषकर जब पशुओं का प्रजनन काल है। बिल्कुल, इसीलिए तो नीलम हम भी आज कार्यक्रम किसान की बात में हमने डॉक्टर सुरेश कुमार डबास को यहाँ बुलाया है, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पशु प्रजनन, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ से। और उद्देश्य यही है कि कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से जब हम दिन प्रतिदिन अपने खेतों की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, तो इसमें हम जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य लेके आते हैं। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य तब सफल हो जाता है कि जब हमारे द्वारा यहां से दी गई जानकारी रेडियो के माध्यम से उन तक पहुंचती है, वो इसका घर में प्रयोग करते हैं और जो भी हमारे पशु हैं वो सुरक्षित रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। और जो आज डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जो विषय रहेगा वो विशेषतः मैं बताऊं अपने सभी श्रोताओं को कि वो दुधारू पशुओं में गर्भ अवस्था के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
चाहिए, ये है। बिल्कुल सही बात है। गर्भावस्था के दौरान दुधारू पशुओं को हमें कैसे ध्यान रखना है, आहार का, उनके आवास का, तमाम सावधानियों के बारे में यहाँ आज चर्चा होगी। और आपका भी स्वागत है। आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421081। जो दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं वो दिल्ली का कोड मिलाएं 011, फिर मिलाएं 23421081। जी हाँ, और अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपनी कोई भी समस्या है, पशु संबंधी आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपना प्रश्न और स्थान दोनों लिख करके हमें भेज सकते हैं 7011108647 पर। एक बार पुनः नंबर बता दें 7011108647। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत है। और हमारा जो पहला प्रश्न आपसे है, जब तक हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं, कि इस मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का कैसे ध्यान रखना है, विशेषकर जो गर्भावस्था में है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पशुपालन का मुख्य अवयव उसका प्रजनन बहुत मायने रखता है। और जब पशु गाभिन हो जाता है तो उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि जब ब्याने के लगभग 100 से 150 दिन के बाद, या हम कह सकते हैं कि 3 महीने के अंतराल के बाद, जब दोबारा पशु गर्भित होने की अवस्था में आता है, तो उस समय पशु का पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। और गर्मी के जब वो लक्षण प्रदर्शित करे ठीक ठाक से, तो उसको सही अच्छी नस्ल के सांड द्वारा या अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उसको गर्भित कराना चाहिए। और गर्भित कराने के लगभग 2 महीने बाद उसकी गर्भ जांच अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि पशु एक बार स्थापित हो जाए कि ये गाभिन है, तो उसका विशेष ध्यान हमें उसके अनुसार हमें रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए जब पशु गाभिन हो गया और यह हमें पक्का निश्चित हो गया कि पशु हमारा 2 से 3 महीने का गाभिन है, तो उसके खान पान में विशेष ध्यान ये देखना पड़ेगा कि हम पशु पालक भाई कई बार ये मानते हैं कि जब तक पशु ज़्यादा दूध देता है उसको दाना हम पूरा भरपूर मात्रा में देते हैं, और जैसे जैसे उसके दूध की मात्रा कम होती है तो उसका दाना घटता चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब पशु शुष्क होने की अवस्था में आता है तो उसका दाना लगभग ना के बराबर होता है। यही हम थोड़ा पशुपालक भाई थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। अगर जब पशु शुष्क अवस्था की तरफ जा रहा है तो उसमें गर्भावस्था का दाना भी देना आवश्यक है। उसमें अतिरिक्त दाना 1 से 2 किलो गर्भावस्था के लिए देना अत्यंत आवश्यक है, हरा चारा भरपूर मात्रा में। और कम से कम 5 से 6 किलो उसको भूसा या पुराल जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो भी दिया जाना चाहिए। और उसके आवास बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। विशेष तौर पर जब पशु एडवांस प्रेग्नेंट या जिसको हम कहते हैं अग्रिम अवस्था में गर्भित होता है, तो वो उसके जो थन होते हैं या उसके जो ऐन होती है उसमें भी थोड़ा तरह तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें नीचे किसी प्रकार का दबाव ना आए और हो सके तो उसको गद्दा या मुलायम सतह पर उसको रखना चाहिए। और खुले वातावरण में जहां आवास सूखा हो और उसमें वातावरण के हिसाब से हवा का आवागमन अच्छा हो, वेल वेंटिलेटेड जिसको हम कहते हैं, वो होना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों तक पहुंची। और कई बार ये समस्या हमने देखी है कि ज्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्रीय अंचल की बात करें कि जब जैसे अब बरसात का मौसम है तो इससे पहले ही गांव में डॉक्टर्स आते हैं और टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है। तो जो पशु गाभिन है उसको टीकाकरण करने से, टीका लगवाने से किसान जो पशुपालक है वो लगभग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई समस्या आ जाए या जो है पशु है वो गाभिन ना रहे या और कोई दिक्कत हो जाए। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, बहुत से पशुपालक भाइयों में ये भ्रांति है कि टीका लगवाने से गर्भपात होने की संभावना हो जाती है या कोई दूसरे तरह की समस्या खड़ी हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि जब हम टीकाकरण करते हैं तो कुछ पशुओं में उसका बॉडी उसका एक तरह से रिएक्ट करता है जैसे, तो जब प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न होती है जिसमें लगभग 14 दिन का समय लगता है, उस दौरान कई बार जब बाहर से हम कोई उसको एक तरह से एंटीजन जब देते हैं तो 1-2% पशुओं में कई बार थोड़ा सा
ज्वर या ताव की स्थिति जिसको हम कहते हैं, तापमान बढ़ने की अवस्था आ सकती है, लेकिन वो भी बहुत ही नगण्य है और उन पशुओं में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। और इसके ये भ्रांति अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि हमें गर्भावस्था में टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। जरूरी है कि हम गर्भावस्था के दौरान भी पशु का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बरसात में मुंह पका, खुर पका, गलघोटू और कई तरह के और चेपी रोग हैं जो इस बरसात में वातावरण में नमी होने के कारण पनपते हैं। तो इनसे बचाव के लिए इनसे 15 से 20 दिन पहले ये टीकाकरण का अभियान भारत सरकार द्वारा निःशुल्क चलाया जाता है और इसका भरपूर लाभ लें और अपने सभी पशुओं को, जिनमें ज्ञापन पशु भी सम्मिलित हैं, उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। जी, तो ये तो पशुपालक भाई समझ ही गए होंगे नीलम कि भाई हमें जो टीकाकरण सरकार करा रही है, सभी पशुओं का चल रहा है, तो इसमें बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, आस पड़ोस में भी बताना चाहिए और सभी का, क्योंकि इससे जो गाभिन पशु है उसके गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमित, मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर साहब ने जो कहा, ये जो भ्रम है ना, ऐसे जो उनको एक आशंका रहती है, ये जरूर दूर उनकी हो जाएगी और वो जरूर टीकाकरण कराएंगे। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनका आहार अच्छा होना चाहिए गाभिन पशुओं का, और साथ में उनके आवास की, रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी उनको मिलना चाहिए, हवादार स्थान होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे उनका टाइम आगे आगे बढ़ता जाता है और एक पशुपालक, सामान्य पशुपालक जिसको कुछ नहीं पता, वो कैसे ध्यान रखे कि उसके पशु का वो प्रसव काल आने वाला है, बिल्कुल ब्यात का समय होने वाला है, वो कैसे ध्यान रखे इस बात का? सबसे पहले कि अगर आपने जब उसको गर्भित कराया है, उस तारीख के हिसाब से गाय का गर्भकाल 9 महीने 9 दिन और भैंस का 10 महीने 5 दिन या 305 दिन होता है, उसके हिसाब से वो अपनी गिनती कर सकता है। और जब आखिरी 1 या 30 दिन के अंदर आपने देखा होगा, धीरे धीरे पशु अपना ऐन खोलने लगता है, पुट्ठे उसके धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं और उसका जो पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, थोड़ा सा ढीलापन दिखाना शुरू करता है। और जैसे जैसे पशु आगे ब्याने की तरफ बढ़ता है, जब ब्याने का समय आता है, तो उस समय पर पशु का बहुत सघन तरीके से ध्यान रखने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जैसे इंटेंसिव केयर हम कहते हैं जिसको, कि बहुत ही सघन ध्यान उसके ऊपर रखने का आवश्यकता है। सुबह शाम उसका अच्छा बेडिंग देना चाहिए, चाहे गद्दा हो, तो आजकल बहुत अच्छे पशुपालक बहुत सारे रबर के गद्दे का मैट का भी उपयोग करते हैं, या रेत या बालू डाल के उस स्थान को जहाँ पर पशु बांधते हैं उसको नरम और गद्देदार बनाया जा सकता है। वो सूखा होना चाहिए और 2 से 3 बार पशु को दिन में एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा बदलते रहना चाहिए, जिससे कि वहाँ गोबर पेशाब के कारण गंदगी कम से कम हो या ना हो। उसके साथ साथ जैसे पशु आखिरी 1 सप्ताह के अंदर आता है तो वो पूरा ऐन खोलने लगता है और उसके पुट्ठे जो है वहाँ दोनों साइड में पूंछ के आसपास देखेंगे आप कि उसमें थोड़ा गड्ढे गिरने होने लगते हैं, झील होने लगता है। ये लक्षण है कि पशु अब धीरे धीरे प्रसव की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही वो दूध उतारने लगता है, थनों में उसके थन टाइट हो जाते हैं, एकदम से खिंच जाते हैं, और जब खिंच जाते हैं तो इसका मतलब, और पेट थोड़ा सा, अगर पशु के आप पीछे खड़े होकर देखोगे तो गोलाई की तरफ से वो थोड़ा अंदर की तरफ धंसना महसूस होता है, तो उससे लगता है कि अब 1 से 2 दिन के अंदर ये प्रसव होने वाला है। ऐसे समय में दिन और रात में भी पशु के ऊपर पूरी निगरानी रखनी है, और अगर सुचारू रूप से उसमें श्लेष्मा का डिस्चार्ज जो कहते हैं भगोष्ठ से, जेरा हम जिसको बोलते हैं, थोड़ा पतला होता चला जाता है और उसमें थोड़ी लार जैसी आने लगती है, इसका लक्षण है कि अब ये धीरे धीरे प्रसव की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये लक्षण आगे की तरफ बढ़ते हुए निरंतर होने चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि ऐन वापस सिकुड़ने ना लगी हो और जो ढीलापन है वो सिकुड़ने ना लगा हो। तो ये एक अच्छा लक्षण है, एक अच्छा पशुपालक इसको भली भांति समझता है और वो कि प्रोग्रेस आगे होनी चाहिए जी। और जैसे वो दूध उतारती है थनों में तो लगता है कि आजकल में ये ब्याने वाली है, उसी हिसाब से उसका सार संभाल और उसके सघन उसकी निगरानी रखना अति आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो आए दिन बढ़ती है
जो जब पशु का गर्भकाल चल रहा है, क्योंकि जब पशु बैठता है तो वो फूल दिखाता है। जी जी जी, है ना, जैसे आपने कहा कि भाई उसको हम अगर किताबी भाषा में कहें तो योनि भ्रंश कहेंगे, तो जो फूल दिखाने वाली समस्या ये सभी पशुपालक अधिकतर जी है ना देखते हैं कि उनके सामने आती है। और ऐसा भी होता है कि कोई पशुपालक तो ऐसे पशु को बेच देता है किसी दूसरे को बिना ये बताए कि ये फूल दिखाता है ब्याने के समय में। तो एक तो सबसे पहले तो यहाँ हमारी भी जिज्ञासा है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पूरी रात जो है किसान भाई बहन जो महिलाएं हैं घर में बैठे रहते हैं, उसके पशु के पीछे रखाते हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली कोई कुछ ऐसा ना कर दे जिससे पशु का नुकसान हो जाए। और ऐसा नीलम हुआ भी है गांव में हमारे में। ये भी है कि जो भैंस थी वो भी मर गई थी, 1 लाख रुपए की भैंस लेके आए बेचारे हमारे जो किसान परिवार में, और वो भैंस फूल दिखाने की समस्या के कारण ही कुत्तों ने उसको जो है फाड़ दिया। और वो बाद में पता लगा कि, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि ये कैसे है, तो ये कैसे पता करें ये है क्या, इससे किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये हमारे सभी किसान भाइयों की एक ज्वलंत समस्या है आज के दिन। अगर हम देखें तो विशेष तौर पर जो भैंसों में एडवांस प्रेगनेंसी में या अग्रिम सगर्भा अवस्था में ये प्राय देखने को मिलता है। और कुछ देसी नस्ल की गायों में, खासकर गिर गाय में भी और साहिवाल गाय में भी कभी कभार, खासकर उन पशुओं में जिनका पुट्ठा एकदम खड़ा होता है। अच्छा, रेड सिंधी में भी देखने को मिलता है और कभी कभार गिर गाय में भी ये समस्या देखने को मिलती है। ये अग्रिम सगर्भा अवस्था के दौरान जब उसका ईस्ट्रोजन का हार्मोन की अधिकता होती है और कैल्शियम की कमी होती है, तो ये जो 2 फैक्टर इकट्ठे होते हैं कि कैल्शियम की कमी और ज़्यादा ईस्ट्रोजन की मात्रा, ये असंतुलित, कई बार हार्मोनल असंतुलन और हमारे पोषण की कुछ डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं या कमी, कैल्शियम की कमी में, उससे मसल की टोन जो है ढीली होने लगती है। मसल जो कैल्शियम जो है टोन के लिए, मसल टोन के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जब गर्भावस्था में ईस्ट्रोजन की मात्रा का, क्योंकि प्रसव के समय पर ईस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है, इसलिए धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। और एक ये सीसो जैसे हम बोलते हैं, बैलेंस होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, उसमें कई बार असंतुलन हो जाता है। और उसके साथ कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी होती है, और ऐसे पशु को जब जिसका पुट्ठा एकदम खड़ा है, कई बार आनुवांशिक कारण भी इसके हैं, जिसकी माँ ने इस तरह का हो, तो पशु के चयन में भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस तरह की प्रीवियस हिस्ट्रीज के जो अनुवंश में आनुवांशिक दृष्टि से ना हो। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जब हम पशु को 7 या 8 महीने की गर्भावस्था में उसको बहुत ज़्यादा भरपूर खाना खिला देते हैं, तो आपने देखा होगा शाम के समय वो अपने पैर फैला के और निश्चिंत होकर थोड़ा लेटता है, तो मसल उसकी जो स्नायु शिथिल पड़ जाती हैं। ऐसे में थोड़ा सा उसका योनि भ्रंश लाल बोल जैसा दिखाई देता है। फिर उस पर रेत मिट्टी लगती है, पशु पूंछ मारता है, तो कई बार उस पर रेत मिट्टी लगने से उसमें थोड़ा बहुत गंदगी जब होती है तो उसको दर्द होता है, चिरमराहट होता है, तो वो जोर लगाना शुरू करता है। शुरुआत में जोर नहीं लगाता, लेकिन जब पेशाब और मिट्टी लगती है तो वो जोर लगाना करता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसे पशुओं में विशेष तौर पर हमें क्या करना चाहिए, अगर पशु के ब्याने में 9 महीने से पहले का समय है, मान लिया 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो उसके लिए आजकल हार्मोन इंजेक्शन भी अवेलेबल है, प्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के नाम से। और कैल्शियम की जो बोतल भी हम चढ़वा सकते हैं, या ऑस्टियो कैल्शियम या कोई दूसरा कैल्शियम सप्लीमेंट मिनरल मिक्सचर के माध्यम से उसको रेगुलर देना चाहिए। इसके साथ साथ 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसमें सबसे पहले कि पशु को बहुत ज़्यादा खाना एक साथ ना दें, थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार करके, जिससे कि उसमें पेट में बहुत ज़्यादा दबाव ना बने। और विशेष तौर पर शाम के समय उसको आप सुबह में 5 बजे उसकी सानी कर दीजिए या उसको दाना दे दीजिए, 10 बजे दे दीजिए, और 2 बजे देने के बाद उसके बाद शाम को दाना मत दीजिए, या हल्का, बहुत ही हल्का दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसका पेट में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा। दूसरा, ऐसे पशुओं में आपने देखा होगा कि आगे की तरफ 1 फुट का झील कर दीजिए, और जिससे कि अगले पैर उसके झील में हो, और पीछे की आगे की मिट्टी जो है पीछे उसके पिछले पैर के नीचे डाल दीजिए। 1 फुट का फर्क हो जाएगा अगले पैर और पिछले पैर में। तो जो बच्चेदानी का जो दबाव है वो बाहर की तरफ ना होके वो अंदर की तरफ होगा, तो इससे थोड़ा राहत मिलेगी। और उसका कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर
8 से 9 महीने की अवस्था से पहले है तो आराम से दिया जा सकता है। उसको 7 महीने पे दिला दीजिए, फिर एक बार 9 महीने पे दिला दीजिए, जिससे कि उसमें राहत मिलेगी। और खान पान का विशेष ध्यान, विशेष तौर पर रात में उसको 3 से 4 घंटे से ज़्यादा अगर वो बैठी है, दबाव आता है तो उसको खड़ी कर दें। और अगर फूल थोड़ा सा दिखता है तो उसको ठंडे पानी के हम छींटे या बर्फ़ के पानी के छींटे लगाने से भी वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसमें मसल शिथिलता एक मेन कारण है। तो और पशु के चयन में भी इस चीज़ का विशेष तौर पर पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि हम सब ये बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं के बारे में, तो जब ये शुरुआत हुई होती है अनुसंधान की, तो सबसे पहला क्या होता है, हम डाटा एकत्र करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर उनको जांचते हैं, फिर उन सारे परिणामों के आधार पे आप सिफारिश करते हैं। ऐसे ही जो सरकार नीतियां बनाती है, विकास कार्यक्रम बनाती है, उसके लिए भी जरूरी होता है एक सही आंकड़े की उपलब्धि। और इसी प्रयास में, इसी दिशा में सरकार कृषि जो गणना है 2021-22 का आज शुभारंभ किया गया है। और इस शुभारंभ के उद्घाटन सत्र में जो हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर साहब ने संबोधन दिया, आइए सुनते हैं उनका संबोधन। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ कृषि की प्रधानता है, वहाँ संगणना करना निश्चित रूप से कठिन कार्य है। लेकिन इससे पूर्व भी हमारे सांख्यिकी मंत्रालय ने काफ़ी प्रयत्न करके 10 बार इस काम को पूर्णता प्रदान कर चुके हैं। लेकिन आज 11वीं संगणना शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पूरा अभियान राज्यों के साथ मिलकर सफलता के सोपान तक पहुँचे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। भारत कृषि प्रधान देश है और हम सबके लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में कृषि का जो क्षेत्र है वह भी बहुत बड़ा है और कृषि पर आजीविका की निर्भरता भी बड़ी मात्रा में। लेकिन हम सबके लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रकृति ने भारत को सभी प्रकार की जलवायु प्रदत्त की हुई, जिससे हम कोशिश करके अपने देश में हर प्रकार की फसल को उत्पादित करने में सफल हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दृष्टि से समय समय पर प्रयत्नशील रहती है और उसका प्रतिसाद भी आज देश को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में माना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो दुनिया में कई फसलों में और जिनसों में हम लोग पहले क्रम पर खड़े हुए हैं और भारत सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात का प्रयत्न करती है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान संगठित हों, छोटे किसान की ताकत बढ़े, महंगी फसलों की ओर जाएं, अच्छा उत्पादन कर सकें, अच्छी उत्पादकता कर सकें, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकें, जिससे हमारा उत्पाद वैश्विक मार्केट में ठीक प्रकार से ठहर सके और उसका लाभ किसानों को मिल सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाओं का सृजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि मंत्रालय में जुड़ा है और उसका प्रतिफल आज कृषि के क्षेत्र को निश्चित रूप से मिल रहा है। कृषि संगणना ये प्रमुख विषय है और मुझे लगता है कि इस बार जब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने का समय है। आप सबने इस दृष्टि से तैयारी भी की है। अनेक राज्य हमारे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अग्रणी रूप में काम कर रहे हैं। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी जो गणना होती है तो निश्चित रूप से उसके जो लाभ हैं वो निश्चित है। हम लोग पिछले बार भी बैठे थे तो व्यापक रूप से अपनी चर्चा हुई थी, तो इस बार तो हम इसको प्रारंभ कर ही रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले बार जब गणना का समय आए तो इसको और व्यापक फलक पर हमको
सोचना चाहिए और ये गणना आने वाले कल में कृषि क्षेत्र में फसलों की मैपिंग करने में भी योगदान दे सके। इस दृष्टि से हमको अपना फार्मूला तय करना चाहिए, तो उसका लाभ लंबे समय तक देश को मिलेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और बाकी जो अधिष्ठान इसमें मिलकर काम करते हैं, सभी पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे और इस पूरे अभियान को सफलता प्रदान करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अभी हम सुन रहे थे जो कृषि गणना 2021-22 के शुभारंभ में के उद्घाटन सत्र में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का संबोधन। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो दुधारू गाभिन पशु हैं उनका हम कैसे ध्यान रखें गर्भावस्था के दौरान, और बात कर रहे थे बिल्कुल गर्भावस्था का जब प्रसव काल आने वाला है, ब्यात का समय है, उस समय डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब प्रश्न है कि बच्चा मतलब हो गया, हमारे पास वो नवजात आ गया है और जिसकी हमें उम्मीद थी, नया पशु आ गया है, और उस समय डॉक्टर साहब क्या ध्यान रखना है? जी, जब जैसे ही प्रसव होता है तो उस टाइम पे पशु पे थोड़ा सा जोर बहुत पड़ता है, स्ट्रेस में होता है, एक तनाव होता है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रथम उद्देश्य यही रहता है कि पशु एक आरामदायक स्थिति में आए। जैसे ही बच्चा बाहर आया, कई बार उसको थोड़ा सा मदद करने की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे बच्चे का जब पहले जो हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में कि जो पानी का परपोटा या मटिंडी आती है, उसके बाद बच्चे का पहले मुंह और उसके अगले पैर आते हैं और फिर पशु जोर लगाता है तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आगे बढ़ता है। और कई बार उसमें पशुपालक भाई को भी थोड़ी मदद करने की आवश्यकता पड़ती है, हाथ साफ सुथरा करके, और उसके नीचे पैरों की तरफ उसको थोड़ा सा असिस्ट करना चाहिए 45 डिग्री के कोण बना के, जिससे कई बार पशुपालक भाई खींचते हैं, उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा को थोड़ा बहुत कष्ट प्रसव की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको सीधा ना खींच के उसके पैरों के घुटनों की, पिछले पैरों के जो घुटने हैं उनकी तरफ खींचना चाहिए, जिससे कि वो 45 डिग्री का एंगल उसका अपने आप बन जाता है और आसानी से उसका प्रसव हो जाता है। इसलिए इसी तरह से उसको एक हम बोलते हैं कि सहायता, अगर थोड़ी सी अगर मदद की आवश्यकता, कई बार कुछ पशुओं में विशेष तौर पर जो पहले ब्यात के पशु हैं उनमें, क्योंकि पूरा रिलैक्सेशन या ढीलापन कई बार इतना नहीं हो पाता है, या कई बार जब गाय विशेष तौर पर ये शंकर नस्ल के बच्चे होते हैं तो उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है शरीर, तो ऐसे में कई बार आंशिक मदद की आवश्यकता पशु को पड़ती है। तो उसमें आसानी से थोड़ा सा, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पशुपालक को तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जी जी जी, एक हमारे पास एक प्रश्न आया है, ये एमपी से है, नरसिंहपुर से पूछ रहे हैं कि वो पशुओं के जो कृत्रिम गर्भ धारण के लिए उनको वीर्य उपलब्ध नहीं होता, क्या करना चाहिए उन्हें? जी, आजकल सभी पशु चिकित्सालय में, विशेष तौर पर सब जो गवर्नमेंट राजकीय पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर अच्छी नस्ल का हिमीकृत वीर्य उपलब्ध है। और विशेष तौर पर अगर आप देसी नस्ल की गाय में भी अगर आपका रुचि है तो उसका भी साहिवाल का भी आपको बहुत अच्छा वीर्य उपलब्ध कराया जा सकता है। और आपके आसपास बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र अगर कोई है वहाँ से, या और कोई सीमेन फ्रोजन सेंटर हर स्टेट में अपना लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड हैं, उस लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से उनके राजकीय पशु चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए, और आपके नज़दीक में अगर कोई वेटरनरी डिस्पेंसरी भी है तो वहाँ से आप इसको सूचना एवं अच्छी नस्ल का वीर्य ले सकते हैं, जो कि आजकल भारत सरकार द्वारा कुछ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और उससे अच्छी नस्ल का एक वीर्य होता है, जिससे कि नस्ल सुधार में भी बहुत सहायता मिलती है, जिससे आगे चल के दूध उत्पादन में भी वृद्धि निश्चित है।
जी बिल्कुल सही है कि आपने जो डॉक्टर साहब ने पूरी सलाह दी है, सिफारिश की है, उसको अगर हमारे पशुपालक भाई मानेंगे, अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि निश्चित रूप से दूध में भी बढ़ोतरी होगी और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे और हम निरंतर इस डेयरी उद्योग में आगे सफलता के आयाम स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, तो आज तो विशेष जानकारी आप तक पहुंची है। कार्यक्रम में अब अनुमति दीजिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उन श्रोताओं का भी जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। नीलम, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अपने सभी साथियों से किसी नए विषय के साथ। दीजिएगा अनुमति। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।